हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और सोशियोलॉजी नोट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड नोट्स में हमारी जो फ़िलॉसफ़ी की बुक चल रही है दर्शन शास्त्र, उसमें हम आज टॉपिक करने वाले हैं जॉन ड्यूवी के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके विचार, उनकी शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी नोट्स, जहां पर आपको मिलती हैं बीएड नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़ और सोशियोलॉजी नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखा करिए। बीच बीच में मैं आपको आपकी इंपॉर्टेंट बातें बताती रहती हूँ जो आपको हेल्प करती हैं आपके एग्ज़ाम में, आपके पढ़ाई में, आपके नोट्स बनाने में, हर तरीके से। तो जो लोग भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, ताकि आपको और नोटिफिकेशन मिलते रहे मैं नई वीडियोस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, और थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे व्यूअर्स बनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। जॉन ड्यूवी, उनका पहले हम जीवन परिचय देखते हैं। आधुनिक युग के निर्माताओं ने शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में जो कार्य जॉन ड्यूवी ने किए हैं, उनका बड़ा काम शायद ही किसी ने किया हो, उतना बड़ा काम शायद ही किसी ने किया हो। उनके विचारों ने एक नया रूप प्रदान किया। ड्यूवी के शिक्षा के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में रस्क का कथन उल्लेखनीय है। शिक्षा में हम ड्यूवी की उन सेवाओं के लिए बहुत आभारी हैं जिनके द्वारा उन्होंने ज्ञान के पुराने स्थित आदर्शों के संचय को चुनौती दी और शिक्षा को वर्तमान जीवन की वास्तविकताओं के संपर्क में ले आए, और यह सिद्ध किया कि शिक्षा और दर्शन को समकालीन समस्याओं पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट, आधुनिक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका में जनतांत्रिक शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता जॉन ड्यूवी को ही माना जाता है। वह व्यवहारवाद के प्रसिद्ध दार्शनिकों में से एक है। इनका जन्म सन 1859 में बीरमंड के वीरलीनातन नामक नगर में हुआ था। इनके पिता एक साधारण व्यापारी थे। इनकी माता एक आशावादी महिला थी। इनकी माता का इनके व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव था। इनकी शिक्षा इनके अपने नगर में ही हुई थी। अपने नगर बीरमंड विश्वविद्यालय में बीए की उपाधि प्राप्त करने के बाद इन्होंने दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता अर्जित की। ड्यूवी की रुचि दर्शन शास्त्र में बहुत अधिक होने के कारण इन्होंने दर्शन शास्त्र पर भी कांट के सिद्धांतों पर होपिंग्स यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और इसके बाद मिशिगन्स विश्वविद्यालय में अध्यापक बन गए। 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक दर्शन शिक्षा शास्त्र के अध्यापक नियुक्त हुए। 1902 से 1904 तक ये स्कूल ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर पद पर रहे तथा 1904 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए गए। 1930 तक वह यहीं पर कार्यरत थे। इसी बीच इन्होंने एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जिसे लैबोरेटरी स्कूल कहा जाता है, क्योंकि इस विद्यालय में बच्चों को क्रिया तथा अनुभव से के आधार पर शिक्षा दी जाती है। परंतु बाद में कुछ कारणों से लैबोरेटरी विद्यालय बंद करना पड़ा। इन्होंने बालकों की शिक्षा के लिए शिकागो में प्रोग्रेसिव नामक स्कूल की स्थापना की, जिसमें करके सीखने के सिद्धांत पर बल दिया गया। 1930 में टर्की की सरकार द्वारा अपने राष्ट्रीय विद्यालयों के संगठन के विषयों में एक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए इनको आमंत्रित किया गया। इस प्रकार अपने जीवन के अंतिम समय तक जॉन ड्यूवी दर्शन तथा सिद्धांतों से संबंधित शोध कार्य एवं साहित्य लेखन के कार्य में लगे रहे। 1952 के इस महान शिक्षा शास्त्री का निधन हो गया। जॉन ड्यूवी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें कुछ रचनाएं निम्नलिखित हैं। द स्कूल एंड द सोसाइटी 1899, द चाइल्ड एंड द करिकुलम 1902, द स्कूल एंड द चाइल्ड 1907 से 1910, हाउ वी थिंक 1910, इंटरेस्ट एंड अफेयर्ड इन एजुकेशन 1913, स्कूल ऑफ टुमारो 1915, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916, क्या लिखा है, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन 1938 एंड नेचर 1925, सोर्सेस ऑफ साइंस ऑफ एजुकेशन 1929, एजुकेशन ऑफ टुडे 1940। ठीक है, तो ये थी उनकी कुछ रचनाएं, कृतियाँ जो उन्होंने लिखी, बुक्स वगैरह। फिर हम देखते हैं जॉन ड्यूवी का दर्शन। जॉन ड्यूवी प्रयोजनवादी
या अनुभववादी दार्शनिक हैं। इनके अनुसार दर्शन एक विचार नहीं बल्कि एक ऐसा ज्ञान है जिसमें जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल किया जा सकता है और जीवन को एक नया रूप दिया जा सकता है। अर्थात ड्यूई के अनुसार दर्शन जीवन की वह वस्तु है जो जीवन के हर पहलू की झलक दिखाती है और उसकी समस्याओं का समाधान भी करती है। ड्यूई के अनुसार मूल्य, कला, देश, स्थान और व्यक्ति के साथ साथ बदलते रहते हैं, इसलिए ड्यूई ने सह अनुभव पर बल दिया है। उनके अनुसार सामाजिक परिवेश और अपने चारों ओर की वस्तुओं के संपर्क में आकर मनुष्य जो कुछ भी सीखता या अनुभव करता है वही सच्चा ज्ञान है। अतः समस्त दर्शन इसी पर आधारित होना चाहिए। इसके अनुसार मनुष्य को अपनी बुद्धि और क्रियात्मक शक्तियों द्वारा अपने मूल्यों का निर्माण स्वयं करना चाहिए। वह जो कुछ भी जहाँ से भी सीखता है वह अनुभव और आधारित होता है, वह अनुभव पर आधारित होता है। उन्हीं के आधार पर सत्य और मूल्य बनते हैं। ठीक है, मतलब ड्यूई ये कहते हैं कि जो भी इंसान अपने आप से सीखता है, अपने अनुभव से सीखता है, वही सच्चा ज्ञान होता है। मतलब अगर इंसान को कुछ आकर बता दिया जाए, उसके सामने लेक्चर दे जाए तो शायद उसको इतना नहीं नॉलेज होगा जितना वो खुद एक्सपीरियंस करके उस चीज़ को नॉलेज लेगा, है ना। मूल्य बनते हैं। अतः ड्यूई के अनुभवों को ही वास्तविक माना है। ड्यूई ने अनुभवों को ही वास्तविक माना है। अपनी प्रसिद्ध रचना हाउ वी थिंक में ड्यूई ने चिंतन की व्याख्या की है। उनका विचार है कि चिंतन केवल सुनने से नहीं हो सकता, जैसा मैंने अभी बताया कि लेक्चर से नहीं हो सकता, और ना ही इसकी उत्पत्ति भावना समूह से होती है। प्रत्येक चिंतन का कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है। यदि मनुष्य की क्रियाएं सामान्य गति से होती रहती हैं तो चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि मनुष्य के जीवन में कोई बाधा या समस्या है तो चिंतन की आवश्यकता होती है। वो तो है ही, जब लाइफ में हमारे कोई भी ऐसा चीज़ आ जाती है जिससे हम फेस टू फेस हमें करना पड़ता है, लेकिन हम उस चीज़ से बचना चाहते हैं या हम उस चीज़ से टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी सारी हम चिंताओं से घिर जाते हैं, है ना। और ना कहने पर भी, ना करते हुए भी हमें चिंता होती ही है। हमारे एग्ज़ाम टाइम में हमें चिंता होती है, हम जब फैमिली मैनेज कर रहे होते हैं तब हमें टेंशन होती है, हम अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं तो हमें टेंशन होती है। और एक एज अ पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों की टेंशन लगी रहती है, वो कहीं ना कहीं चिंताओं में घिरे ही रहते हैं। तो केवल सामान्य गति से होती रहती है तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तो चिंतन की लेकिन मनुष्य के जीवन में कोई बाधा या समस्या है तो चिंतन की आवश्यकता होती है। अतः समस्या का होना ही चिंतन का आरंभ है। इसलिए मनुष्य को समस्या के समाधान में क्रियाशील होना पड़ता है, जिसके लिए वह बाधा या समस्या ही प्रेरणा का कार्य करती है। ड्यूई का कहना है कि हमें दैवीय शक्तियों की कल्पना नहीं करनी चाहिए। उनका मानना है कि वह विचार नमपूर्ण है कि ब्रह्मा ही सब कुछ है और मनुष्य कुछ नहीं। उनका विश्वास है कि परम सत्य के दर्शन मनुष्य से ही संभव है। ड्यूई धर्म की वास्तविकता का प्रयोगात्मक तत्वों से दूर होने के कारण महत्व नहीं देते हैं। मनुष्य के विकास के लिए सामाजिक वातावरण को महत्वपूर्ण बताते हैं और कहते हैं कि समाज में रहकर ही मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास संभव है। नेक्स्ट है हमारा ड्यूई का शैक्षिक दर्शन देख लेते हैं। शिक्षा स्वयं जीवन है। शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। व्यक्ति निरंतर सक्रिय रहता है, वह अपने अनुभवों से कुछ न कुछ निरंतर सीखता रहता है। शिक्षा मनुष्य के इन अनुभवों का संग्रहण करके व्यक्ति की एक अच्छा नागरिक बनाकर उनका पुनर्निर्माण करती है। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, समाज से समायोजन करना सिखाती है। शिक्षा विकास का एक रूप है। शिक्षा अनुकूलन की प्रक्रिया है, समाज में समायोजन करना सिखाती है। शिक्षा का पाठ्यक्रम, अब हम देखते हैं उनकी शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था। सामाजिक अनुभव का सिद्धांत, समाज में कोई घटना या किसी बात को लेकर जो अनुभव प्राप्त होते हैं तो वह हमें कुछ सिखाते हैं। रुचि का सिद्धांत, ड्यूई ने बालक को 4 प्रकार की रुचियां बताई हैं। बातचीत करने को ही खोज तथा परीक्षण करने की विधि, रचना करने की विधि, कलात्मक अभिव्यक्ति की विधि। ड्यूई के अनुसार कलात्मक अभिव्यक्ति की विधि, ड्यूई के अनुसार बालक की इन सभी वास्तविक रुचियों के आधार पर कार्य करने में बालक का अधिकतम विकास संभव है। इसलिए ड्यूई ने अपने पाठ्यक्रम में पहन, लेखन, गणना, हस्तकार, चित्रकला, संगीत तथा प्रकृति विज्ञान आदि का समावेश आवश्यक बताया है। नेक्स्ट है उनका शैक्षिक अनुभवों तथा समस्याओं से पूर्व ज्ञान की प्रगतिशील
व्यवस्था का सिद्धांत। ड्यूवी के अनुसार पाठ्यक्रम का एक प्रमुख कार्य बालकों के पूर्व अर्जित ज्ञान और अनुभवों को बढ़ाना है तथा वास्तविक विभिन्न समस्याओं के उनके सामने इस रूप में उपस्थित करना ही बालक नवीन ज्ञान अर्जित करके अपने ज्ञान के भंडार में वृद्धि कर सके। यह अनुभव या समस्या पूर्व अनुभवी समस्याओं से भी उत्पन्न होनी चाहिए, जिससे बालक नए नए अनुभवों को प्राप्त करता है और पुराने अनुभवों का पुनर्निर्माण करता है, मतलब उससे कनेक्ट करता है। दैनिक जीवन के उपभोग का सिद्धांत। ड्यूवी के अनुसार बालक अपने दैनिक जीवन में जो कार्य करता है उन्हें ही शिक्षा में प्रयोग करके उन्हें शिक्षा दी जाए ताकि बालक शीघ्र समझ सकें। समन्वय का सिद्धांत। विद्यालय में जो भी विषय पढ़ाए जाते हैं उनमें आपस में कनेक्शन होना चाहिए, संबंध होने चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत देखते हैं, ठीक है। फिर है लचीलेपन तथा विभिन्नता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, ठीक है। जो चीज़ें हमारी ऐसी शिक्षा में देनी चाहिए जो उनके जीवन में, उनके दैनिक जीवन में उपयोग की जाए, ठीक है। शिक्षण विधि। क्रिया द्वारा शिक्षा, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना, सहसंबंध विधि द्वारा सीखना और निरीक्षण तथा प्रयोग विधि द्वारा सीखना, ठीक है। उन्होंने ये विधियां बताई थी। क्रिया द्वारा सीखना करके सीखना। ड्यूवी के अनुसार बालक को शिक्षा द्वारा क्रिया द्वारा दी जाए तथा कोई चीज़ उन्हें स्वयं से करने दी जाए तो वह उनके अनुभव द्वारा उन्हें बताया जाए तो वो ज़्यादा सीखते हैं। अनुभव द्वारा सीखना, कोई कार्य स्वयं करके जो अनुभव हो तथा बालक को स्वयं अनुभव करने दिया जाना चाहिए। खेल द्वारा सीखना, विद्यालयों में केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि खेल द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। सहसंबंध विधि द्वारा, मतलब आपस में कनेक्शन हर विषयों का होना चाहिए ताकि बच्चा हर एक चीज़ से जो सीख रहा है वो सभी विषयों से में उसको कनेक्शन दिखाई दे और वो जल्दी सीखे। निरीक्षण तथा प्रयोग विधि द्वारा सीखना, बच्चों का निरीक्षण उनको प्रयोग द्वारा करके सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये थे उनके शिक्षण विधि। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षण कैसा होना चाहिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षण विद्यालय और उनके अनुसार विद्यालय के कार्य क्या होने चाहिए। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई है सॉरी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए अपना।